नेहरू गांधी फैमिली के ही ज्यादातर पिछले पिछले 20 साल से तो हम देख रहे हैं नेहरू गांधी की फैमिली के ही चीफ रहे हैं कांग्रेस में। इतना मुश्किल क्यों है कि एक नॉन गांधी फैमिली का कांग्रेस चीफ बनना? देखिए, मैं बड़ी आसान भाषा में यदि समझाना चाहूं तो आप एक शोरूम के सामने से गुजर रहे हो, तो क्या आप कभी भी उस शोरूम के मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। उस शोरूम का मालिक कौन बन सकता है? उस शोरूम के मालिक का बेटा बन सकता है, उसकी बेटी बन सकती है, उसकी बहू बन सकती है, उसके घर के लोग बन सकते हैं। वही आज की कांग्रेस पार्टी है। जो लोग इस कांग्रेस पार्टी को वास्तव में जो विरासत थी आजादी की, गांधी जी की, उससे यदि उसको जोड़ते हैं तो वे गलत करते हैं, क्योंकि उस कांग्रेस पार्टी को तो मिसेस इंदिरा गांधी ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। और जो उसके दो टुकड़े हुए थे, उसमें से एक था कांग्रेस, वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ओरिजिनल लोग थे, वह तो कब की खत्म हो गई। और अब यह जो कांग्रेस पार्टी है, जिसको हम बचपन में दीवारों पे लिखा हुआ देखते थे, वोट फॉर कांग्रेस आई, या कांग्रेस ई को वोट दे, तो कांग्रेस आई और ई क्या था? कांग्रेस आई अंग्रेजी में था कांग्रेस इंदिरा, और कांग्रेस ई जो हिंदी में हुआ करता था वो भी कांग्रेस इंदिरा। तो उसी का नाम बाद में इन्होंने परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस में डाल दिया। तो यह कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस नहीं है। यह तो इंदिरा गांधी द्वारा बनाई हुई पार्टी, जिसको संजय गांधी ने संभाला, जिसको राजीव गांधी ने संभाला, कुछ समय के लिए कुछ और लोग आए जिनको धक्के मार दिए गए, जैसे चाचा केसरी आए, उनको तो बेचारे को टॉयलेट में बंद कर दिया गया, उनकी नेम प्लेट निकाल दी गई, यहां तक चाचा केसरी की एक उनकी धोती तक फाड़ दी गई, इतना उनके साथ बेइज्जती की गई। उसके बाद सोनिया गांधी आई, उसके बाद फिर राहुल गांधी आए। तो आप देखिए कि घर की दुकान जो होती है, जिस प्रकार से घर की दुकान पर घर के बच्चे बैठते हैं, कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की पर्सनल संपत्ति है, जिसको स्टार्ट किया था तो उनके बच्चे चला रहे हैं, कोई नहीं आ सकता, और आता है तो उसकी थोड़ी फाड़ दी जाती है। हाँ, तो लेकिन अब तो ये प्रियंका गांधी ने बोला कि एक अब टाइम आ गया एक नॉन गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, तो वो तो खुद ही फैमिली बोल रही है कि एक नॉन गांधी बनना चाहिए, तो फिर क्या प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं गिमिक, जो लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं, और एक होती है वास्तविकता। दूसरी होती है सिबलिंग राइवलरी, जिसको हम कहते हैं। अब सिबलिंग राइवलरी आप देखिए दुनिया में हर जगह दिखती है। व्यापार में भी भाई भाई लड़ते हैं, हमने अंबानी बंधुओं को भी लड़ते हुए देखा। दुनिया भर में ऐसी चीजें होती है, और राजनीति में तो ये सबसे ज्यादा होती है। आप देखिए ना कि करुणानिधि के दोनों बेटे आपस में लड़े कि नहीं लड़े, फिर एक जो थे स्टालिन, उनका वर्चस्व जमा। आप देखिए यूपी का यादव परिवार, आप देखिए लालू परिवार, दोनों भाई, और एक भी बीच में मीसा भारती भी बीच में आती हैं। तो यह सिबलिंग राइवलरीज तो हमेशा राजनीति में चलती ही चलती है, व्यापार में भी चलती है। तो यही हमको दिख रहा है, क्योंकि बहन नहीं चाहती कि वापस से भाई जो है वह बन जाए अध्यक्ष। और आप देखिए भाई को भाई बार बार बहन को पीछे खींचते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जहां उत्तर प्रदेश का भी, ईस्टर्न पूर्वी उत्तर प्रदेश उनको दिया, जो कि योगी आदित्यनाथ जी का भी गढ़ था, जहां पर मोदी जी की भी लोकसभा सीट थी, वहां का उनको प्रभारी बनाया, ताकि मालूम था कि ये फेल हो जाएंगी। उसी प्रकार वेस्टर्न यूपी में जानबूझ के वेस्टर्न यूपी का इलाका दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ताकि एक युवा है कभी उभर नहीं जाए, तो वह भी फेल हो जाए। फाइनली वो बीजेपी में आ गए, ये सब देखते हुए कि उनको लगा कि ऐसी ऐसी जगह जहां पर ऐसी एक दूसरे के खिलाफ कार्य होता, वहां कोई कैसे रुक सकता है। तो राहुल गांधी नहीं चाहते कि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा आए, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा नहीं चाहते राहुल गांधी आए। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सक्सेसफुल हो जाएगा दूसरे को खत्म करने में, राजनीतिक रूप से। लेकिन जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद तो सोनिया जी ने छोड़ दिया और नरसिम्हा राव बने, तो मौका तो दिया गया और इसी फैमिली की तरफ से दिया। उस समय सोनिया जी बहुत आराम से बन सकती थी। नहीं, देखिए उस समय भी आप देखिए कि नरसिम्हा राव के आसपास जितनों को लगा के रखा था वो फैमिली लॉयलिस्ट हुआ करते थे, और बाद में नरसिम्हा राव जी की भी क्या स्थिति बना दी आप देखिए कि
अब उनको याद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कांग्रेस से, उनके भी जो प्रशंसक हैं वे भी कांग्रेस से दूर नहीं हो जाएं, इसलिए अब उनका भी स्मरण कर रहे हैं। वरना उनको भी उन्होंने एक तरह से भुला दिया था, उनके इतिहास के पन्नों से हटाने की कोशिश की। और मैं तो बोलता हूँ नरसिम्हा राव तो बहुत कम है, उनसे ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिटाने की कोशिश की गई, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिटाने की कोशिश की गई, इतने चरम के नेता थे, उन सबको मिटाने की कोशिश की गई। इतिहास से भी, यहाँ तक इतिहास से आप देखिए कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास भी आप उठाकर देखें तो उनको भी कहीं ना कहीं इस परिवार विशेष ने खत्म करने का प्रयास किया। आप देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने उनके परिवार के ऊपर, यहां तक जो उनकी वाइफ विदेश में थी उनके ऊपर भी ऐसी इस प्रकार की जासूसी हुई थी जैसे किसी अपराधी या देशद्रोही के परिवार के ऊपर होती है कि क्या क्या जो पत्र लिखती थी उनके परिवार को इंडिया में, बाहर ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, वो महिला उनके पत्रों को खोल के पढ़ा जाता था, उनकी कॉपीज की जाती थी, इंटेलिजेंस उनके पीछे लगा रहता था। तो यह तो एक सुनियोजित कार्य है। और मैं क्या कह रहा हूं कि इस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई चला इसलिए नहीं सकता क्योंकि घर की दुकान है, चलाएगा तो उसको चलाने नहीं दिया जाएगा। ओके। और साथ में अभी तो सोनिया जी ने खुद ही बोला कि डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही है, तो अगर वो ऐसा कह रही हैं और वो ये भी बोलती है कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हर आदमी को बोलने का हक है, 5 अभी कांग्रेस लीडर्स ने चिट्ठी भी लिखी कि हमें एक दूसरा प्रेसिडेंट चाहिए, एक ऐसा विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए, तो डेमोक्रेसी तो दिख ही रही है उस पार्टी में ना। देखिए ना आप, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, देखिए गुलाम नबी आजाद के विषय में इज्जत से हम भी बात करते हैं क्योंकि जो भी हो उन्होंने अपना जीवन एक पार्टी के साथ दिया है, शीर्ष पदों पर रहे हैं। उनको भी उन्होंने एजेंट कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि उन्होंने बातें वह की कि कोई भी दल का कोई भी कार्यकर्ता चाहेगा, जो अपने दल का भला चाहता है वो तो चाहेगा। तो उनको क्या मिला बदले में कि उनको कहा गया तुम तो बीजेपी के एजेंट हो, और बहुत सारी बातें की गई। कपिल सिब्बल पक्के कांग्रेसी, जीवन भर इनके लॉयलिस्ट रहे, वो गुस्सा हो गए, फिर बाद में राहुल गांधी ने फोन किया, वो सब चीजें छोड़िए। देखिए मैं कहता हूं कि ये लोग कैसे हैं बेचारे, जितने भी हैं, एक शोरूम के अंदर, एक दुकान के अंदर जो वर्कर्स काम करते रहते हैं, किसी को अच्छी सैलरी मिलती है, किसी का प्रमोशन होता है, बड़ी दुकान होती है, बड़ा कारपोरेट होता है तो सीईओ भी बना दिया जाता है, बहुत से डायरेक्टर्स भी बना दिए जाते हैं, लेकिन फाइनली जाना तो पड़ता है क्योंकि दुकान तो जो है, जो कंपनी तो जो है, वो तो सेठ के बच्चे की ही होगी ना, मालिक के बच्चे की। तो ये लोग क्या है कि ये कामगार लोग हैं, आते जाते रहते हैं, जो सेठ है वो परिवार के हैं, वो बैठे रहेंगे कुर्सी पे, बैठे रहेंगे। वैसे मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह को तो इसी परिवार ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, चाहते तो कुछ भी बन सकते थे। आप ये बताइए कि क्या उस समय उनसे भी बड़े जो पॉलिटिकली जो लोग थे उनको क्यों नहीं बनाया गया? मैं बोलता हूँ प्रणब दा को क्यों नहीं बनाया गया? बहुत अच्छे व्यक्ति थे और देश के लिए हो सकता है कि और भी ज्यादा अच्छे साबित होते, लेकिन प्रणब दा उस तरह से उस पॉलिटिकल खानदान की नहीं सुनते क्योंकि वे भी एक उनके अंदर, देखिए प्रणब दा जो भी थे एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे, तो पॉलिटिक्स जानते थे। अब मनमोहन सिंह जी बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट को उठाकर आप प्रधानमंत्री जैसे पॉलिटिक्स के शीर्षस्थ पद पे रख दे। अब वे, उनमें पॉलिटिकल गुण नहीं थे, एक ब्यूरोक्रेट के हिसाब से अच्छे थे लेकिन एक पॉलिटिकल गुण नहीं थे, इसीलिए जो पॉलिटिकल गुण से जो धनी थे प्रणब दा, उनके जैसे लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। इसीलिए बनाया ना, आप समझिए उस चीज को, ताकि रिमोट कंट्रोल से मिसेस गांधी डील करे। और आप ये भी देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से 10 जनपद फाइलों का आवागमन चलता था। क्या ये अच्छी बात थी? क्या ये लोकतंत्र था? इसीलिए बनाया गया था ये थे, यह करने के लिए। राइट, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर साहब, आप यहाँ से बात करने के लिए धन्यवाद। फिर एक नए इशू के साथ आपका दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल। शुक्रिया।